आज हम सभी विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ा, जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल। उसके बाद हमने पढ़ा विसर्ग व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हमने व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन का मेल है तो वो व्यंजन संधि है। ऐसे ही विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, इस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, यहाँ पर हम 5-6 नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। उस नियम के आधार पर हम अपनी जो ज्ञान शक्ति है उसको में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद च और छ आता है, तो च और छ की जगह षटकोण सलगम वाला स बन जाएगा, और ट और ठ के साथ षटकोण वाला ट और ठ के मेल यदि आता है तो वहां पर श हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, नी और च। अब ध्यान दीजिए, ये जो है इसके स्थान पर जहां विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग किसमें बदल जाएगा? यह च आया, तो ये विसर्ग किसमें बदलेगा? छ। तो क्या हो जाएगा? नी च। विसर्ग का विसर्ग की जगह क्या आ गया? छ आ गया। तो ये है हमारी पहला नियम। कहता है यदि विसर्ग के बाद च और छ आता है तो विसर्ग का श होता है, ट और ठ के साथ श होता है, ट और ठ के साथ छ होता है। तो ऐसे ही उदाहरण है नी छल। नी छल क्या होगा बताइए? नी का नी रहेगा और विसर्ग किसमें बदलेगा? ये छ आया, किसमें बदलेगा? शम, और आगे हो जाएगा छल, निश्चल। और है नी ता। नी ता, तो नी का नहीं रहेगा, विसर्ग किसमें बदलेगा? शन और ता, निस्ता। क्या लगेगा? ये नहीं। इसके बाद यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले यदि इकार आता है, इकार समझते हो? यदि छोटी की मात्रा आती है या उकार आता है, यदि छोटा हुआ आता है, तो विसर्ग के बाद पहले इकार और उकार आता है और उसके बाद क फ आता है, तो विसर्ग का श बन जाता है। लेकिन निष्कपट, तो यहां आ जाएगा नी और श किसमें बदल जाएगा? विसर्ग का श, और का आया हुआ है इसलिए निष्कपट। क्या बन गया? निष्कपट। ये, और उसके बाद दूसरा है दू और क। दू क, उकार है, उकार है, इसलिए दू स किसमें बदल, ये विसर्ग बदलता है श्रम का दुष्ट। क्या है? यानी नी कपट, तो इकार है, छोटी की मात्रा है, और ग आया हुआ है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? षटकोण वाले शम। ऐसे ही दू छोटा हुआ उकार है, हुई दू की मात्रा आ गई उकार, और विसर्ग और कर है, तो दू और बाद में फ ऐसे आता है, तो यहां आ जाएगा दुष्कर। ठीक है? ऐसे एक उदाहरण और
नी फल, नी फल क्या होगा? नी सह में बदल जाएगा और फल निष्फल क्या बन गया? निष्फल। ऐसे यदि विसर्ग के आगे क ख प फ जो भी अपन बात कर रहे थे क ख प फ हो और इनमें से कोई वर्ण आता है और विसर्ग का जो करते रहता है, उकार और विकार नहीं है, उकार और विकार नहीं है तो विसर्ग है वैसा वैसा है, तो इसका हो जाएगा प्रातः काल। ठीक है, यानी इकार और उकार नहीं है तो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। चौथा नियम, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, ई और उ के बाद, ई और उ के बाद यदि विसर्ग हो और उसके बाद र आए, ई और उ के बाद यदि विसर्ग है, ई और उ के बाद लाई या उ दोनों में से उसके बाद में यदि विसर्ग है, ठीक है, और उसके बाद यदि र आता है, समझे, ई और उ के बाद यदि विसर्ग है और उसके बाद में र आता है तो र का जो ई और उ है वो बड़ी मात्रा में बदल जाएगा, ई और उ किसमें बदल जाएगा? ई रू में हो जाता है। जैसे नी विसर्ग है, ई की मात्रा थी, इसके बाद विसर्ग है तो बाद में आया हुआ है तो ये नी किसमें बदल जाएगा? बड़ी में, नी रो। ऐसे नी रो, ठीक है, तो नी ई की मात्रा है और र आया हुआ है इसलिए निरोग, निरोग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दू राज, दू राज, देखो ऊ की मात्रा आई तो ये दू किसमें बदल जाएगा? बड़े ऊ में, राज, दुराज। ठीक, यदि विसर्ग के पूर्व, विसर्ग से पहले ए और आ के अतिरिक्त, ए और आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आता है और उसके पश्चात पांचों वर्णों के ई और उ को छोड़, ई और सॉरी ए और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है और उसके पश्चात पांचों वर्गों के तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है, या य और है आता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्या यानी यदि ए और आ के अतिरिक्त, विसर्ग से पहले यदि ए और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर है या य और है और उसके बाद सॉरी पांचों वर्गों के तीसरा चौथा पांचों वर्ण है यदि स्वरों के बाद, तो वहां पर तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में य र ल और ह हो जाता है तो उसके स्थान पर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। जैसे नहीं आस्था, ई है विसर्ग से पहले, ए आ नहीं है, ई है और उसके बाद में कोई भी स्वर आता है, निराशा, तो र में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण है निहि आधार, नि आधार तो जाएगा निराधार। लास्ट, ये तो इसके नियम थे। इसके बाद यदि विसर्ग के पहले ए आई, विसर्ग से पहले ए आए, इसमें ए और आ नहीं, ठीक है, ए आए और उसके बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है या ये नहीं, क्या बन रहा है, ये नहीं, ठीक है, और यदि चौथा पांचवा आता है तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग क्या बन जाएगा? ऊ में बन जाएगा और वह ऊ के पूर्ववर्ती, ऊ से पहले जो ए आया है उसके साथ में मिलकर के गुण संधि का ओ बन जाता है। जैसे
यहां पर मैंने लिखा मन। तो देखो मनम और रथ। तो देखिए मैं का क्या है, विसर्ग है और र आया, ठीक है। तो विसर्ग क्या है, मातृ शब्द का पांचों यदि र तो ये विसर्ग किस में बदल गया, ओ में बदल गया। विसर्ग किस में बदल गया, ओ में, ठीक है। अभी तक विसर्ग हमने जोड़ा नहीं, ओ और फिर रथ का रथ, ठीक है। अब यहां मिलना देखो, यहां वो है और यहां पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती पहले वाला जो अक्षर है उसके साथ में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो ए का ए और विसर्ग का विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग का ऊ हो जाता है, ठीक है। यहां मन अ और ऊ, ए और ऊ ये मिल करके ओ बना देंगे, तब हो जाएगा मनो रथ। यहां देख रहे हैं गुण संधि है, लेकिन गुण संधि नहीं है, यहां क्या है, विसर्ग संधि है। क्यों, क्योंकि विसर्ग के साथ में मेल हुआ है। ऐसे ही क धर, धर तीसरा है क्या था, तीसरा, ठीक है। अब देखो का क्या हुआ, क और यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, ऊ में, और धर, ठीक है। अब ये अ है और ये ऊ है, तो किस में बदलेगा, ओ में। तो क्या हो जाएगा, यु ओ धर, धर। तो इस प्रकार ये 6 नियम है जो विसर्ग संधि के हैं, और इस नियम के आधार पर आप अध्ययन करें और इस नियमों को लिखते हुए एक दस उदाहरण लिखिए, एक दो उदाहरण है उस प्रकार आप उदाहरण लिख करके इस संधि को लिखिए और याद करिए और अपने जीवन में उतारिए और सफल होइए। धन्यवाद।